हेलो एवरीवन। आप देखिए, जो डेमोक्रेसी है, जो व्यवस्था है लोकतंत्र की, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसे लोगों का हुजूम है जहां अलग अलग मतों के लोग होते हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग होते हैं। और जहां अलग अलग मतों के लोग होते हैं वहां मत विभेद होना बड़ा स्वाभाविक है। तो और जब मत विभेद होंगे, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं होंगी, और वो जो डिस्प्यूट, जो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स का शॉर्ट आउट होना उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे जरूरी चीज है। और अगर ये फैसला कि कौन सही कौन गलत, एक बहुत मुश्किल फैसला होता है कि आप किसी को गलत कहिए फिर उसके अगेंस्ट आप किसी को सही कहिए, तो ये सभी दोनों ही के प्रति, दोनों के ही मन में इस भाव का आना कि हमारे साथ न्याय हुआ, ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और इसके लिए एक लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है, एक ऐसी ऐसी संस्था चाहिए जिसकी बातें सभी के लिए वैधानिक हो। तो जुडिशरी की संकल्पना, जो न्यायपालिका की संकल्पना है, वो यहीं कहीं से पैदा होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण रोल है उसका, इस न्यायपालिका का। और आज की क्लास में हमको यही सारी चीजें डिस्कस करनी है। मैं अरुण त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आइए बिना देरी किए अपने टॉपिक पे शुरू करते हैं। आज हमको 11वीं क्लास का छठा अध्याय आपसे डिस्कस करना है, न्यायपालिका, जुडिशरी। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। यहाँ जो परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो संविधान पर आधारित होते हैं। कौन सा आर्टिकल, कौन सा, क्या प्रक्रियाएं, जजेस अपॉइंटमेंट, उनका रिमूवल, पावर्स, ज्यूरिडिक्शंस, ये सारे वो एरिया हैं जहां से रेगुलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन बहुत सारी एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं जिनको हम क्लास में, अपने रेगुलर क्लासेस में डिस्कस नहीं कर पाते। तो एनसीईआरटी हमको वही स्पेस देती है जहां हम उन सारे डिस्कशंस को कंपनसेट कर पाएं, जो हम क्लासेस में, अपनी रेगुलर पॉलिटी की क्लासेस में डिस्कस नहीं कर पाते, वो यहाँ ये एनसीईआरटी की किताब के माध्यम से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए एक बार हमेशा की तरह किताब क्या कहती है, आज 11वीं क्लास का ये छठा अध्याय है, तो ये किताब क्या कहती है इसके माध्यम से न्यायपालिका को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन ये कहता है, आमतौर पर न्यायालय को विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के आपसी विवादों को सुलझाने वाले पंच के रूप में देखा जाता है। पंच मतलब जिसकी बातें सभी के लिए स्वीकार्य हैं, मतलब उसकी बातों में किसी को कोई डाउट नहीं रहता, उसकी बातें मान ही ली जाती हैं। लेकिन न्यायपालिका कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक कामों को भी अंजाम देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके आपके जो मेंस प्रोस्पेक्टिव से ये सारी लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब आप उसको रोल, जुडिशरी के रोल को अलग अलग लेवल पे आप डिफाइन करते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म वगैरह में, ये सब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। एकदम से आपको लीड मिल जाता है ये सारी चीजें जब आप मेंशन करते हैं। तो न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है। गवर्नमेंट हैज थ्री पार्ट्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो एक कानून बनाएगी, दूसरा उसको लागू कराएगी, और अगर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो न्यायपालिका न्याय देने का काम करती है। सरकार की एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में हम इसको समझते हैं हमारे संविधान में। अच्छा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। ये प्राउड की चीज है। क्यों है, इसको अभी और आप जब इसके सारे प्रोस्पेक्टिव समझेंगे तो आप भी इस बात से एग्री करेंगे। 1950 से ही न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये भी प्रश्न पूछा गया है लगभग सभी पीसीएस एग्जाम्स में, ठीक है। सिविल सर्विसेज का तो मुझे ध्यान नहीं कि ये प्रश्न वहां पूछा नहीं, पीसीएस एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा गया है कि संविधान का संरक्षक किसको मानते हैं, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज कंसीडर्ड एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संरक्षक के रूप में किसको मान्यता मिलती है जनरली। यूपीएससी में भी पूछा गया है, यस। तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान के संरक्षक के रूप में उसको मान्यता मिलती है। यहां तक कि अगर संविधान की किसी बात को लेके कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई डाउट है, और उसके व्याख्या करने का जब प्रश्न आता है, तो सुप्रीम कोर्ट इज द अथॉरिटी
तो यही वो संस्थान है, यही वो अथॉरिटी है जो सुप्रीम कोर्ट जो संविधान की व्याख्या करने का भी अधिकार रखती है। यहाँ आप देखिए, जब आपसे डिस्कस करेंगे अपनी रेगुलर क्लासेस में बेसिक स्ट्रक्चर, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल अवधारणा है संविधान की, वहां आप समझेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एनीवेयर। हमारे पूरे संविधान में संविधान की मूल धारणा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये कहीं भी परिभाषित नहीं है। लेकिन वो निर्देश देती है सुप्रीम कोर्ट कि ठीक है, पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो संविधान में संशोधन कर ले, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दे, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर का वॉलेशन नहीं करेगी। अब वो कह तो दे दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर का वॉलेशन नहीं करेगी, बट व्हाट विल बी द बेसिक स्ट्रक्चर नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पता कैसे चलेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसका वॉलेशन हुआ या नहीं हुआ? तो समय समय पे सुप्रीम कोर्ट विल डिफाइन व्हाट विल बी द बेसिक स्ट्रक्चर, ये सुप्रीम कोर्ट विल डिफाइन। तो क्या मूल धारणा क्या है संविधान की, इसको परिभाषित करने का अकेला जो संस्थान है वो सुप्रीम कोर्ट ही होता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण रोल है इसका। जब आप इसकी ज्यूरिडिक्शंस पढ़ेंगे, इसके क्षेत्राधिकार, तो वहां भी आप पाएंगे कि इसके वास्तविक क्षेत्राधिकार के अंदर ये आता है। मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में हम पढ़ ही चुके हैं कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप इसको फुल फ्लैश पढ़ेंगे, आपने पढ़ा है कि जो रिट्स जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, संविधान का जो भाग 3 का अनुच्छेद 32 है, वो ये कहता है कि इफ वन हैज अ वॉलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ही कैन कंप्लेन डायरेक्टली इन सुप्रीम कोर्ट। सीधा सुप्रीम कोर्ट में आप शिकायत कर सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। और सुप्रीम कोर्ट उसको प्रायोरिटी पर लेती है। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करना इज अ फंडामेंटल राइट इटसेल्फ। वो अपने आप में एक मौलिक अधिकार है, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का भी संरक्षक बोला जाता है। ठीक है, इसको गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट भी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा देने की भी बात हमारे संविधान में ही की गई है। मौलिक अधिकारों के अध्याय में ही इस बारे में बात की गई। अच्छा, तो इस अध्याय को पढ़कर आप निम्नलिखित बातों को जान सकेंगे। कौन सी बातें? पहला, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, व्हाट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आपके कई सारे मेंस एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव क्लियर हो जाएंगे, कई सारे प्रश्नों को लेकर, कई सारे टॉपिक्स को लेकर। अधिकारों की सुरक्षा में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका, संविधान की व्याख्या में न्यायपालिका की भूमिका, और भारत की संसद और न्यायपालिका के आपसी संबंध। ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं जो न केवल आपके पॉलिटी में बल्कि गवर्नेंस में भी आपकी मदद करते हैं। सोशल इश्यूज के टॉपिक को शॉर्ट आउट करने में ये सारी बातें बहुत मदद करती हैं। अभी जिस तरीके का विवाद है कर्नाटक और वो सारी चीजें आप देखिए, तो ये सब में न्यायपालिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। संसद के बनाए गए किसी कानून को लेकर अगर कहीं कोई मतभेद है, कोई विवाद है, तो सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका की भूमिका उस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये सारी बातें आपके लिए समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए? व्हाई वी नीड इंडिपेंडेंट जुडिशरी? ठीक है, क्यों चाहिए, इन्हीं के माध्यम से समझते हैं क्यों चाहिए। हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और व्यक्ति समूह तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं। इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत, रूल ऑफ लॉ के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए। क्या मतलब? हो सकता है कि डिस्प्यूट दो व्यक्तियों के बीच में हो, एक व्यक्ति या एक समूह के बीच में हो, दो समूहों के बीच में हो, व्यक्ति या सरकार के बीच में हो। तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो किसी के बीच में भी हो सकते हैं। और ये क्योंकि वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट, लोकतंत्र में हम रहते हैं, और लोकतंत्र में हमारा जो अपनी बातें रखने का अधिकार है। तो अच्छा, हमारे मत अलग अलग हैं, वी आर कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं का देश है, मत विभेद बहुत सारे बातों पर है हमारा, और उसके बाद अभिव्यक्ति का अधिकार भी है। तो कई बार इन सारी चीजों की वजह से हमारे यहाँ डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो उन सारे डिस्प्यूट्स को शॉर्ट आउट करना बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें भी सबसे बड़ी बात है रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना।
रूल ऑफ लॉ क्या है कि एवरीबडी विल बी इक्वल बिफोर लॉ, सभी लोग कानून के आगे बराबर होंगे, यानी कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा ही नहीं, चाहे आप किसी भी जाति धर्म संप्रदाय को मानने वाले लोग हों, एवरीबडी विल बी इक्वल बिफोर लॉ, सभी लोग कानून के आगे बराबर होंगे। ओके, तो कानून के शासन का भाव यह है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष तथा अगड़े और पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो। न्यायपालिका की मतलब वही बात मैंने बताई, एवरीबडी विल बी इक्वल बिफोर लॉ, सभी लोग कानून के आगे बराबर होंगे। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वो कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे, यानी कानून का शासन स्थापित ही तब हो पाएगा जब वो सबसे ऊपर हो, जो भी होंगे वो कानून के नीचे ही होंगे, तभी विधि का शासन स्थापित हो पाएगा। अच्छा, न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी व्यक्ति या समूह की तानाशाही ना ले ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप देखिए न्यायपालिका का ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और यही वो सारे पॉइंट हैं जहां से जुडिशियल एक्टिविज्म का रास्ता निकलता है, जो आपको हम अपनी रेगुलर क्लासेस में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये सारे जो छोटे छोटे पॉइंट आप सोचिए 11वीं क्लास के बच्चे को समझाया जा रहा है, ये आप अगर इसको ध्यान से पढ़ें ये आपको आईएएस बनाने में बहुत मददगार है ये सारी बातें। तो यहाँ ये क्या कह रहा है कि एक तो जो इसका जुडिशरी का काम है वो बस इसलिए कि अगर कहीं किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है, कोई एक ही व्यक्ति अगर अपनी बातों को लेकर प्रभावी तरीके से जबरदस्ती दूसरों पर को मनवाता रहे तो ये बिल्कुल कई बार दिक्कत होगा और वो तानाशाही की तरफ मूव कर जाएंगे। न्यायपालिका का रोल यहीं से बढ़ जाता है, वो किसी को तानाशाह बनने की स्थिति में नहीं ला सकता, तमाम सारी अथॉरिटीज उसको मिलती हैं, अभी हम इसको समझेंगे भी। अच्छा, स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है, ये स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि क्या किसको कहेंगे कि ये साहब ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, उसको कैसे डिसाइड करेंगे, वो कौन सी चीजें हैं जो इसको फाइनलाइज करती हैं। ये कार्टून्स हैं, जरूर देखिएगा। आइए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी। सीधे सरल शब्दों में न्यायपालिका का स्वतंत्रता का अर्थ है कि सरकार के अन्य दो अंग विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाएं ताकि वो ठीक ढंग से न्याय कर सके, यानी देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण होगा, शक्तियों का विभाजन होगा, जिसका जो काम है वो वही करेगा। विधायिका का काम है कानून बनाना, केवल कानून बनाएंगे, वो ना तो उसको लागू करने का प्रयास करेंगे और ना ही न्याय देने का प्रयास करेंगे। इसी तरीके की न्यायपालिका अपना काम करेगी, वो दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगी। यहां आप देखिए, आप ये पढ़ते भी हैं, आर्टिकल 50 इस बात को इंश्योर करता है, वो जुडिशरी और क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी में सेपरेशन की बात करता है। तो ये जगह जगह पे कई बार आप 7वीं अनुसूची में जो विभाजन है कि साहब वो तो कौन स्टेट बनाएगा, कौन राज्य बनाएगा, इन सारी चीजों में वो एक तरीके से लेजिस्लेटिव तरीके से अलग अलग वर्गों पे कानून बनाने का विभाजन है। इसी प्रकार यहाँ जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडीज में भी अपनी अपनी काम को करने की जिम्मेदारी है, कहीं कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा। आप अगर ब्रिटेन का एग्जाम्पल लें यहीं पर, हालांकि ये सब हम बहुत डिटेल में समझते हैं क्लासेस में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए, जो ब्रिटेन में उनकी सुप्रीम अथॉरिटी है फॉर जजमेंट, प्रीवी काउंसिल बोलते हैं उसको। तो प्रीवी काउंसिल इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है, मतलब जो उनकी संसद के लोग ही चुने जाते हैं वही प्रीवी काउंसिल के रूप में एक तरीके से न्याय देने का भी काम करते हैं। तो वहां सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का आइडिया हमने अमेरिका के संविधान से लिया, ये सवाल भी पूछा गया है आपसे अलग अलग परीक्षाओं में। तो द आइडिया ऑफ प्री जुडिशरी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली। ये स्वतंत्र न्यायपालिका की जो अवधारणा है वो अमेरिका के संविधान से प्रभावित है, और उसका केवल इतना मतलब आप समझिए फिलहाल कि कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा, मतलब विधायिका या कार्यपालिका वो न्यायपालिका के काम में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करेंगी। ओके, अच्छा, और क्या है इसका मतलब
सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अभी आप पढ़ेंगे जब सुप्रीम कोर्ट और उनके जजेस की पावर्स पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एनी एक्टिविटीज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन नॉट डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट और विधानमंडल ऑफ एनी स्टेट। किसी भी राज्य की विधानमंडल या संसद में जजेस के द्वारा गए निर्णयों का, उनकी किसी भी एक्टिविटीज का डिस्कशन नहीं होगा। ये एक तरीके से इंडिपेंडेंट जुडिशरी को प्रमोट करने के लिए ही ऐसा किया गया है कि न्यायपालिका का कोई भी निर्णय होगा, किसी सरकार या उसकी कोई एजेंसी, कोई बॉडी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट में कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेगी, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। फिर क्या कि न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सकेंगे। आप देखेंगे अभी जब आप रिमूवल प्रोसीजर पढ़ेंगे आप, तो आप पाएंगे कि इन जजेस को हटाने की प्रक्रिया अगर आप कंपेयर करें तो कई मामलों में राष्ट्रपति के हटाए जाने की प्रक्रिया से टफ है। यहाँ पहले शिकायत होगी लोकसभा या राज्यसभा में, फिर मतलब चेयरपर्सन ऑफ दैट हाउसेस विल डिसाइड किसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। फिर अगर वो एग्री हो जाते हैं, फिर वहां भी लोकसभा में 100 मेंबर एग्री होने चाहिए शिकायत है, राज्यसभा में 50, तब तो जाके शिकायत सुनी जाएगी। फिर एक कमेटी बनेगी विद 3 पीपल, वो सारा डिसीजन लेगा, सब जांच परख करेगा, फिर डिस्कशंस होगा, डिस्कशन से पास होने के बाद फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा। एक पूरी लंबी प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया से किसी जज को हटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। किसी भी जज को तभी हटाया जा सकता है जब उसने वाकई कुछ बड़ी गलती कर दी। अदरवाइज पॉलिटिकल बेनिफिट्स वगैरह के लिए उसको नहीं हटाया जा सकता। फिर आप जजेस की पावर्स पढ़ेंगे कि उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती। ये सारी अथॉरिटीज उनको इसीलिए दी गई हैं ताकि जजेस अपना काम बिना डरे करें, किसी दबाव में आकर वो निर्णय ना दे। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं है। अब ये बात इंपॉर्टेंट है जो आपको समझने की आवश्यकता है कि अगर ये कह रहा है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है तो इसका क्या मतलब आप निकाल रहे हैं कि क्या वो सारा काम करेगी जो उसकी अपनी मर्जी करती है, ठीक है, या उसके अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? ऐसा नहीं है। इसको और समझते हैं। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। सबसे बड़ी चीज लोकतांत्रिक प्रक्रिया, ये संविधान, ये जो संविधान है आप अपनी प्रियम्बल में पढ़ते हैं कि हमारा संविधान बनाया किसने, व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का स्रोत क्या है? नथिंग बट वी द पीपल ऑफ इंडिया। वो हम ही हैं जिसने हमारे संविधान को बनाया, और हमने किसको समर्पित किया? खुद को। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द सोर्स ऑफ पावर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान की शक्ति का स्रोत हम ही हैं। तो इस प्रकार न्यायपालिका संविधान के प्रति जवाबदेह है, जो कि भारत की जिसकी शक्ति का स्रोत भारत की जनता ही है। तो कहीं ना कहीं इनका उत्तरदायित्व इस लोकतंत्र को मेंटेन करने का बन जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इनकी। अच्छा, फिर ये क्या कह रही है पुस्तक? ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है और उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान ने अनेक उपायों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है। ठीक है, कौन कौन से उपाय हैं देखते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है। इससे यह सुनिश्चित किया गया कि इन नियुक्तियों में दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं रहेगी। जब आप ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में आएंगे तो इसको और डिटेल में हम लोग समझेंगे कि आप जानते हैं, आप पाएंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करें तो प्रेसिडेंट विल अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट विल अपॉइंट, इट्स ओके कि उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस इन्वॉल्व होती है, लेकिन बाकी जजेस की सलाह भी लेते हैं वो। और फिर आप पढ़ेंगे वहीं पर एक कोलेजियम सिस्टम है जिसमें एक्टिंग सीजीआई और 4 अन्य जजेस, 3 जजेस होते हैं। ये सारे जजेस मिलके फिर फाइनलाइज करते हैं कि नहीं साहब इस व्यक्ति को जज बनाने की आवश्यकता है, और राष्ट्रपति उन कॉलेजियम की रिपोर्ट को, जो रिकमेंडेशन है, उसको स्वीकार कर लेते हैं। हालांकि वो बाध्य नहीं है, संविधान उनको कहीं बाध्य नहीं कहता, लेकिन वो स्वीकार कर ही लेते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि कॉलेजियम ने जो रिकमेंडेशन दी है वो संविधान से
संविधान सम्मत है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो और यहाँ कहीं भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है कि वो अपने किसी आदमी को सुप्रीम कोर्ट में जज बनवा दे। तो जो हमारे यहाँ जजेस की अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो सेपरेशन ऑफ पावर्स को और मजबूत करती है ये बात। अच्छा, अब और क्या, न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। उस व्यक्ति के राजनीतिक विचार या निष्ठाएं उसकी नियुक्ति का आधार नहीं बननी चाहिए। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है, वे सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। ठीक है, आप अभी जब पढ़ेंगे संविधान तो पाएंगे कि कोई भी व्यक्ति जिसको राष्ट्रपति उसको सुप्रीम कोर्ट में जज बना सकता है, बशर्ते वो भारत का नागरिक हो, उम्र 65 वर्ष से अधिक ना हो। इन दो मैंडेटरी एलिजिबिलिटीज के अलावा ही शुड हैव एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट एटलीस्ट इन हाई कोर्ट फॉर 10 इयर्स। उसके पास कम से कम हाई कोर्ट में वकील के रूप में 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, या ही शुड हैव एक्सपीरियंस एज अ जज इन एनी हाई कोर्ट फॉर 5 इयर्स। उसके पास किसी भी हाई कोर्ट पे जज के रूप में 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, या ही शुड बी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। वो राष्ट्रपति की नजर में कानून का प्रतिष्ठित जानकार होना चाहिए। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं योग्यताएं। अच्छा, केवल इतना ही नहीं, इनकी कार्यकाल निश्चित है कि ये मतलब कार्यकाल क्या होगा स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन इसका मतलब फिर उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंसीडर किया जाता है। और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन होल्ड देयर पोस्ट अप टू 65 ईयर एज। वो अपनी 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है, तो अगले 25 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट का जज बना रहेगा। वो उन्हीं आधारों पर ही उसको विशेष परिस्थितियों में उसे हटाया जा सकता है, जिसको आप पढ़ते हैं उनके रिमूवल प्रोसीजर के दौरान। ओके, इसके अलावा उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। मतलब अगर किसी जज ने ज्वाइन कर लिया तो मतलब कोई भी उनके टेन्योर को कम नहीं कर सकता, उनके वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती, उनकी पोजीशन में किसी भी तरीके की कमी नहीं की जा सकती उनके कार्यकाल के दौरान। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना काम कर पाते हैं। क्योंकि संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि हटाने की प्रक्रिया कठिन हो तो न्यायपालिका के सदस्यों के पद सुरक्षित रहेगा। आप देखिए, जजमेंट का काम बहुत टफ होता है। आप गौर करें कि अगर आप अपना एग्जाम्पल लें और आप देखिए कि आप किसी बहुत अपने करीबी को भी अगर कोई बात बहुत साफ साफ कहनी हो ना, तो आप हेजिटेट करते हैं। आप अपने बहुत अच्छे दोस्त को भी कही, भाई तू पढ़ता लिखता नहीं, तू तो गया फेल हो जाएगा, अभी कह के देखिए, तुरंत दोस्ती का फैसला भी हो जाता है। तो बहुत क्लोज रिलेटिव को भी कोई बात आप सीधे नहीं कहते, घुमा के कहते, भाई देख तेरे में बहुत टैलेंट है, तू पढ़ लेना तो तेरी रैंक आ जाएगी। सीधे नहीं कहते तू तो गया। लेकिन जजेस तमाम सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों को, ताकतवर लोगों को कितनी कड़ी सजा सुनाते हैं। कभी सजाए मौत, उम्र कैद, संपत्ति जब्त करते हैं, पता नहीं क्या क्या अलग अलग पनिशमेंट देते हैं। बहुत प्रभावशाली लोग हैं। अगर ये सब वो कैसे कर पाते हैं, बहुत जिम्मेदारी का काम है, तो वो तभी कर पाएंगे जब उनकी अपनी स्थिति सुरक्षित हो। इस बात को कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत जिम्मेदारी से समझा था, और यही वजह है कि जो जजेस की पोजीशन है हमारे देश में, वो बहुत स्थायी तरीके से, बहुत स्ट्रांग पोजीशन दी गई है कि उनको ऐसे ही किसी पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, या कोई बहुत ताकतवर है तो वो अपनी शक्ति में आके जजेस को किसी तरीके का नुकसान पहुंचा सके, नहीं पहुंचा सकता। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, और ये इसीलिए क्योंकि न्याय का काम जिम्मेदारी से हो सके। क्लियर है? ओके, फिर ये क्या कह रहा है कि संविधान, अच्छा ठीक है, फिर यहां एक न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप देखिए, आपका इंडिपेंडेंस इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि आपकी वित्तीय हालात कैसे हैं, आप क्या वित्तीय रूप से किसी पर निर्भर हैं। आप अगर अभी अपना खुद का मूल्यांकन करें तो आपको कई बार, जैसे ही आपकी नौकरी नहीं होने की वजह से कई बार बहुत सारे लोगों से समझौता करना पड़ता है।
कोई भी इडियट आके आपको कोई भी सजेशन दे के चला जाता है और आपको यस यस कहना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप खुद के पैरों पे खड़े हो जाते हैं, अपनी चीजों को व्यवस्थित करने में सक्षम हो जाते हैं, अब आपके अपनी एग्जिस्टेंस का महत्व होना शुरू हो जाता है। तो आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। तो यहां पर अब इसको प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भरता से मत जोड़ लीजिएगा। तो आत्मनिर्भर होना, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का खुद वहन करने की शक्ति होना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आपके अपने निर्णयों को ये स्वतंत्र करता है, आपकी अपनी अभिव्यक्ति को स्वतंत्र करता है। तो ये और आपके अपने इंडिविजुअल एंटिटी को ये बहुत एक डिग्निटी देता है, गरिमा प्रदान करता है। आपके खुद होने का कुछ मतलब होना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ी छोटी सी चीज है, वित्तीय निर्भरता आपकी किसी पर ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट को तमाम सारी अथॉरिटीज दे दी गई, जजेस को पावर दे दी गई, लेकिन पता चलता कि उसको अपने बाकी जो रेगुलेशन है, जो उसके कॉस्ट मैनेजमेंट है, उसके लिए सरकार पर डिपेंड रहना पड़ता। तो सरकार इस माध्यम से उसके ऊपर हावी हो सकती थी। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यह भी मामला साफ कर दिया कि वो वित्तीय रूप से भी ऑटोनोमस होते हैं, ठीक है, वो निर्भर नहीं होते सरकार पर। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाएगी, संचित निधि पर भारित होती है। ये हमारी कंसोलिडेटेड फंड से ये सीधा निकल कर आ जाती है, पार्लियामेंट से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होती। न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। मैंने अभी बताया कि डिस्कस नहीं किया जा सकता इनकी किसी भी एक्टिविटीज की। अगर कोई न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तो न्यायपालिका उसे दंडित करने का अधिकार है। यानी अगर किसी ने न्यायपालिका के आदेशों की अवहेलना की, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, उसकी बातें नहीं मानी, तो न्यायपालिका उसको दंडित भी कर सकती है, उसको पनिश भी कर सकती है। माना जाता है कि इस अधिकार से न्यायाधीशों को सुरक्षा मिलेगी और कोई उनकी नाजायज आलोचना नहीं कर सकेगा, दबाव नहीं बना पाएगा किसी तरीके का। संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकती है जब वह उनको हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हो। केवल एक ही कंडीशन है, जब आप न्यायालय में पार्लियामेंट में न्यायाधीशों के आचरण, उनकी एक्टिविटीज की चर्चा करेंगे। वो क्या? ड्यूरिंग रिमूवल प्रोसीजर ऑफ दीज जजेस। उन जजेस को हटाए जाने की प्रक्रिया के दौरान ही आप उनकी कार्यविधि, उनके निर्णय, उनके आचरण पर चर्चा कर सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो कंडीशन टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करने का और किसी संदर्भ में कोई अधिकार संसद के पास नहीं होता। इसका परिणाम यह होता है कि न्यायपालिका आलोचना के भय से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। ओके, अब यहां कुछ होमवर्क है, इसको आप खुद देखिएगा, ठीक है। इन सारी चीजों पे वाद विवाद करते रहिए। संविधान, पहले लिए गए फैसले, जनमत, मीडिया, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं। अगर आप अपने ग्रुप में करेंगे तो मदद मिलेगी निश्चित रूप से। अच्छा, अब आ जाइए न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। न्यायाधीशों की नियुक्ति कभी भी राजनीतिक रूप से निर्विवाद नहीं रही है, ठीक है। हालांकि हमने प्रोसीजर थोड़ा सा समझा, लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि निर्विवाद रही हो। कुछ न डिस्प्यूट जरूर रहते हैं। इंदिरा गांधी जी का मामला बहुत महत्वपूर्ण है, आप क्लासेस पढ़ेंगे, हो सकता है यहां भी जिक्र हो। ये राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ये बात आप अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कौन है, इससे संविधान की व्याख्या पर फर्क पड़ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद देखिए, यदि यही देखिए एक संविधान है, यही किताबें हैं, कितने सारे लोग पढ़ाते हैं ये सारी चीजें, लेकिन आपकी क्लासेस पे टीचर की अपनी विचार, उसकी अपनी पर्सनालिटी, इन सब का बड़ी छाप होती है, नहीं? तो यही पुस्तक है, आप खुद पढ़ते हैं या किसी अन्य के माध्यम से पढ़ते हैं, उसका अपना तरीका है, तो उसका अपना एक सिग्नेचर वैल्यू है, चीजों को लेकर देखने का अपना एक नजरिया होता है। तो निश्चित रूप से जजेस, वो भी तो इंसान ही हैं, उनकी अपनी धारणाएं हैं, उनकी अपनी जानकारी है, अपना चीजों को देखने का उनका अपना नजरिया है, और निश्चित रूप से ये सारी बातें संविधान की व्याख्या को भी प्रभावित करती हैं। तो यहां इसलिए इन सारी चीजों का कि आखिर जो जज है वो कौन है, इस बात पर भी ये सारी चीजें निर्भर करती हैं। न्यायाधीश का राजनीतिक दर्शन क्या है, सक्रिय और मुखर न्यायपालिका के बारे में उसकी क्या राय है, नियंत्रित और प्रतिबद्ध न्यायपालिका के विषय में उसके क्या विचार हैं,
इन सब बातों का प्रभाव लागू किए जाने वाले कानूनों पर पड़ता है। मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश ये सभी न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जाहिर है ये जो सारे सवाल हैं ये महत्वपूर्ण रूप से पूरी व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं कि जजेस कैसे इन सारी चीजों को देखते हैं। तो ये पूरी हमारी ही व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है। आप इनकी उपस्थिति से या इनकी इन्वॉल्वमेंट से इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वर्षों से परंपरा बन गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये मुख्य न्यायाधीश की बात है। पहले हमेशा से ऐसा नहीं था। आप पढ़ेंगे कि कैसे इंदिरा गांधी के समय 3 सीनियर जजेस को इनफैक्ट अवॉइड करके चौथे आदमी को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया था। तो उसके बाद से जो संविधान में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रक्रिया है जजेस के अपॉइंटमेंट की, उसमें तो कोई बदलाव नहीं किया गया। वो वही है कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द एडवाइस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो उन्हीं की एडवाइस से उसमें मतलब जो कोलेजियम है, कोलेजियम वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में उल्लेख नहीं है उसका, तो उन सब की एडवाइस से वो अपॉइंट करेगा। लेकिन चीफ जस्टिस के मामले में वो इस बात का ध्यान रखेगा कि वो सीनियर मोस्ट जज को ही सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करे। यानी प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द सीनियर मोस्ट जज एज अ सीजेआई। राष्ट्रपति जो वरिष्ठतम जज होंगे सुप्रीम कोर्ट में, उन्हीं को सीजेआई भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति करेंगे, ताकि किसी भी तरीके से मनमर्जी ना हो सके, किसी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसी तरीके की इन्वॉल्वमेंट ना कर पाए। लेकिन इस परंपरा को 2 बार तोड़ा भी गया। 1973 मैंने आपको बताया अभी इंदिरा गांधी जी के समय, 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायमूर्ति एएन रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको ये घटना। फिर 1975 में न्यायमूर्ति एचआर खन्ना को पीछे छोड़ते हुए न्यायमूर्ति एमएच बेग की नियुक्ति की गई। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि नियुक्तियों के संबंध में वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास है। अभी जब आप प्रेसिडेंट की पोजीशंस को पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, और हमने ये पहले भी बात की है जब हम कार्यपालिका डिस्कस कर रहे थे, कि चूंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में राष्ट्रपति को सारी शक्तियां मिली तो हैं, लेकिन वो सिंबॉलिक है। राष्ट्रपति आर्टिकल 74 ये कहता है कि प्रेसिडेंट विल यूज ऑल हिज पावर बट विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राष्ट्रपति अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, लेकिन कब? जब मंत्री परिषद उनको ऐसा करने के लिए कहेगी। ये बात ये जजेस की अपॉइंटमेंट में भी लागू हो जाती है कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट मींस हु विल अपॉइंट? ऑब्वियसली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद की इन्वॉल्वमेंट तो यहां पर हो जाती है। तो ये जो थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट है, इसी का फायदा उठाकर क्या कहते हैं, इन 2 बार क्या कहते हैं, इनका जजेस को अपॉइंट किया गया था। तो अब यहां प्रश्न ये उठ रहा है कि फिर मुख्य न्यायाधीश से सलाह का क्या मतलब है? अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रभावी है, तो इनकी सलाह का क्या मतलब है? 1982 से 1998 के बीच ये विषय बार बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया। शुरू में न्यायालय का विचार था कि मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पूरी तरह से सलाहकार की ही है, लेकिन बाद में न्यायालय ने माना कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था की। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में राष्ट्रपति नियुक्तियां करेगा। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियों की सिफारिश से संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया गया। जिस कॉलेजियम की मैं बात कर रहा हूं वो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट विद द एडवाइस ऑफ सीजेआई, ठीक है, और अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो वो अन्य जजेस की सलाह लेंगे, सीजेआई की सलाह लेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट वाज नॉट बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो बाउंड न होने की वजह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसमें इन्वॉल्व हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट के ने अपने अलग अलग डिसीजंस में यह व्यवस्था कर दी कि अब
जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में बात होगी तो चीफ जस्टिस और 4 अन्य सीनियर मोस्ट जजेस की सलाह से राष्ट्रपति ऐसा करेंगे और उनकी सलाह राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी। तो ऐसे में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट थी रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वो अब नहीं होती इस तरीके से, उस तरीके की इन्वॉल्वमेंट अब नहीं हो रही है और इसी वजह से जो जुडिशरी की फ्रीडम है उसको मेंटेन रखने का प्रयास किया गया। इसी कारण आजकल नियुक्तियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह ज्यादा प्रभाव है। इस तरह न्यायपालिका की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय और मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है बात? ओके, अब आइए न्यायाधीशों को पद से हटाना, रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मतलब इन जजेस को हटाने की क्या प्रक्रिया है वो थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ये कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना काफी कठिन है। कदाचार साबित होने, कदाचार मतलब मिसकंडक्ट, दिस वर्ड इज नॉट डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मिसकंडक्ट मतलब कोई भी गलत काम, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी करप्शन, इट कैन बी मिसबिहेवियर, इट कैन बी वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी एनीथिंग। दिस वर्ड मिसकंडक्ट इज नॉट डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में ये कदाचार शब्द परिभाषित नहीं है, लेकिन कुछ भी, चाहे वो संविधान का उल्लंघन हो, भ्रष्टाचार हो, ठीक है, किसी भी तरीके का मिसबिहेवियर हो, ये सारी बातें मिसकंडक्ट के रूप में, कदाचार के रूप में कंसीडर की जा सकती हैं। तो देयर आर two ground to remove the judges of Supreme Court and High Court, that is misconduct or physical disability। कदाचार या शारीरिक अक्षमता के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को हटाया जा सकता है। देयर इज ओनली 2 ground to remove these judges। इन जजेस को हटाने का केवल 2 तरीका, या तो कदाचार, मिसकंडक्ट, या अयोग्यता, शारीरिक अयोग्यता में ही उनको पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी होती है। क्या आपको याद है कि यह विशेष बहुमत क्या है? हमने विशेष बहुमत की भी बात की थी, ठीक है। अभी आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो हम इसको और टेक्निकली डिफाइन करते हैं कि ये लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित हो सकता है, 150 कमेटी, पूरी प्रोसेस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करेंगे। अभी पुस्तक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं ये क्या कह रहा है। इसे हमने चुनाव वाले अध्याय में पढ़ा है। इससे स्पष्ट है कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है और जब तक संसद के सदस्यों में आम सहमति ना हो तब तक किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता। यह भी गौरतलब है कि जहां उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, वहीं उनको हटाने की शक्ति विधायिका के पास है। इसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बची रहे और शक्ति संतुलन भी बना रहे। बहुत महत्वपूर्ण बात, कार्यपालिका के ऐसे इन्वॉल्वमेंट है उनके अपॉइंटमेंट में। प्रेसिडेंट इज अ हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी इटसेल्फ, ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट है ही है। तो कार्यपालिका नियुक्त करने में, लेकिन हटाए जाने में कार्यपालिका की भूमिका नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति संसद का भाग होने के नाते वो जरूर हिस्सा होते हैं, लेकिन यहां हटाए जाने में इंपॉर्टेंट रोल विधायिका का आ जाता है। यानी आप देखिए संविधान में कितनी खूबसूरती से शक्ति का संतुलन भी बना दिया गया है। अपॉइंटमेंट में हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी इन्वॉल्व होगी और रिमूवल में हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी इन्वॉल्व होगी। तो ये कितनी खूबसूरती से शक्ति का संतुलन है, सब एक दूसरे पर प्रभावित है, कोई अपने आप को सर्वोच्च क्लेम नहीं कर पाएगा। ये बहुत खूबसूरत बात है हमारे संविधान की। तो यहां अब तक संसद के पास किसी न्यायाधीश को हटाने का केवल एक प्रस्ताव विचार के लिए आया है। इस मामले में हालांकि 2/3 सदस्यों प्रस्ताव पत्र में ये लेकिन न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता। एक नहीं 2 बार आ चुके हैं अभी तक। केवल आज तक किसी भी जज को इस प्रक्रिया से हटाया नहीं गया। 2 बार ये व्यवस्था हुई है, ठीक है। एक बार एक जज साहब थे जिनको मिसकंडक्ट के 92-93 की बात है ये, तो उनको मिसकंडक्ट के आधार पर उनका प्रपोजल रखा गया हटाए जाने में। एक जो कमेटी बनी थी उसमें उनको गिल्टी भी पाया। लोकसभा मतलब एक हाउस से 2/3 बहुमत से पास भी हो गया, लेकिन दूसरे हाउस में वो पास नहीं हो पाया तो उनको नहीं हटाया जा सका। दूसरी घटना भी 2017-18 की ही है, जब चीफ जस्टिस के खिलाफ ही ये प्रपोजल रखा गया हटाए जाने के लिए, लेकिन राज्यसभा में ही वो पास नहीं हो पाया। चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा ने कह दिया कि जो हटाए जाने के ग्राउंड है वो इनसफिशिएंट है, वो पर्याप्त नहीं है, तो ये प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाई।
तो आज तक इस प्रक्रिया से किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं हटाया जा सका है। ओके, अब आइए न्यायाधीश को हटाने का असफल प्रयास। देखिए आ भी गया घटना। 1991 में पहली बार संसद के 108 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। न्यायमूर्ति वी रामास्वामी पर आरोप था कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने वित्तीय अनियमितता की। संसद ने उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की। इसके एक वर्ष बाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति ने न्यायमूर्ति वी रामास्वामी को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते सार्वजनिक धन का निजी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने और संवैधानिक नियमों की धज्जी उड़ाने के कारण नैतिक पतन तथा पद का जानबूझकर गंभीर दुरुपयोग करने का दोषी पाया। इतने कठोर आरोपों के बाद भी रामास्वामी पर संसद में महाभियोग सिद्ध नहीं हो सका। महाभियोग के प्रस्ताव के पक्ष में सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के जरूरी 2/3 मत तो पड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सदन में मतदान में भाग नहीं लिया। अतः प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे का समर्थन नहीं मिल पाया और परिणाम यह हुआ कि वी रामास्वामी साहब को हटाया नहीं जा सका। ओके, तो कहां पहुंचे, क्या समझे, ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं, देख लीजिएगा। अब आइए स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की संरचना क्या है। ये 1935 के अधिनियम पर ये सब आधारित है। जो स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, ये क्या कहता है कि भारतीय संविधान एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका अर्थ यह है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय तथा सबसे नीचे जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए कई सारी जगहों पर जहां फेडरल सिस्टम है, केंद्र और राज्य अलग अलग स्वतंत्र इकाइयां हैं, तो वहां राज्यों के न्यायालय की अपनी व्यवस्था है। हमारे देश में भी है, लेकिन हमारे यहाँ एक हायरार्की है, एक पदानुक्रम है कि हमारे यहाँ जो हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर जजमेंट है वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से नीचे अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट होंगे, और हाई कोर्ट की स्थापना सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में नहीं की गई है। मोटिव ये है कि पूरा देश हमारा बहुत बड़ा है, सभी लोगों की पहुंच सुप्रीम कोर्ट तक एकदम से नहीं हो सकती, तो वो अपने विवादों का निपटारा अपने राज्य के हाई कोर्ट पे कर लें। और इसको नीचे भी बांटा गया है, जिला न्यायालय होंगे और उनके नीचे भी उनके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। तो सबसे नीचे जो लोअर कोर्ट होते हैं, उसके ऊपर फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा, फिर हाई कोर्ट आएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट आता है। तो ये एक ही न्यायपालिका की व्यवस्था है जो हर लेवल पर काम कर रही है। ठीक है, जैसे इसी ऑर्गेनाइजेशन में अभी हमने एनसीईआरटी बात शुरू की, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, फिर और पीसीएस वगैरह बात करेंगे, एआईएएस बात करेंगे, यानी हर प्रकार के स्टूडेंट को चीजें व्यवस्था पहुंचाई। ये एक ही संरचना का अलग अलग भाग है। ऑनलाइन प्रोग्राम है, ऑफलाइन प्रोग्राम है, तो तमाम सारे कभी अपने मटेरियल के बिहाफ पर, कभी अन्य माध्यमों के माध्यम से, लेकिन कहने का मतलब ये सब एक ही संरचना का हिस्सा है। इसको अलग अलग एंटिटी कंसीडर करना ये ठीक नहीं है। तो हमारे यहाँ जुडिशरी बिल्कुल एकीकृत है। एक तरीके से आप कह दीजिए केवल जुडिशरी एक सिस्टम है, वो अलग अलग पदानुक्रम में काम करती है। जो हाईएस्ट अथॉरिटी है फॉर जजमेंट वो सुप्रीम कोर्ट है, पूरे देश में एक ही है। हर राज्य में तो नहीं है, कई सारे राज्य शेयर भी करते हैं दूसरे। तो फिलहाल 25 राज्य ऐसे हैं जहां हाई कोर्ट है, मतलब 25 हाई कोर्ट है हमारे पास। ठीक है, और फिर हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट है और उसके नीचे एक सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है। ओके, ये देखिए ये पूरा एक क्रम भी है, जरूर देख लीजिएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय, जिला अदालत और फिर अधीनस्थ न्यायालय। अब आ जाइए सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, ज्यूरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो कौन से एरियाज हैं जहां सुप्रीम कोर्ट विचार करता है, न्याय देता है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है, लेकिन वह संविधान द्वारा तय की गई सीमा के अंदर ही काम करता है। ये कितनी खूबसूरत बात है कि वो वही करेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है।
ठीक है, वो संविधान द्वारा जो निर्धारित सीमाएं हैं उसका उल्लंघन कभी ये नहीं करता। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व संविधान में दर्ज हैं। सर्वोच्च न्यायालय को खास किस्म का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। क्या क्षेत्राधिकार प्राप्त है, ये थोड़ा सा डल है, मैं आगे देख लीजिएगा इसको। सबसे पहले इनका मौलिक क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस इसको बोलते हैं। मौलिक क्षेत्राधिकार ये क्या है, ये कहता है कि मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं है। ऊपर के चित्र में, ये जो पुराना चित्र है ये एक बार देख लीजिएगा। ऊपर के चित्र में आपने देखा कि संघीय संबंधों से जुड़े मुकदमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं। कहने का मतलब कि ऐसे मुकदमे जिसको लेकर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट ही उन मुकदमों को देखेगा, ये सारे के सारे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस में आते हैं। आसान भाषा में समझिए, ऐसे मुकदमे जिसको लेकर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट ही उन मुकदमों को देखेगा, ये सब उसके मौलिक क्षेत्राधिकार, वास्तविक क्षेत्राधिकार के तहत आते हैं। जैसे डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स, दो राज्यों के बीच के विवाद, ठीक है, डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्य के बीच के विवाद, ठीक है, डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद, ठीक है, क्या कहते हैं, जो राइट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की व्याख्या का अधिकार, ये सब उसके मौलिक क्षेत्राधिकार के तहत आता है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस के तहत आता है। इन मुद्दों पर विचार सुप्रीम कोर्ट ही करेगा या आप लेकर सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर शिकायत कर सकते हैं। यही हुआ वास्तविक क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार उसे संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में एक एम्पायर या निर्णायक की भूमिका देता है। संघीय मामलों का मतलब आपको मालूम है कि केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद होता है तो उसमें वो एम्पायर की भूमिका निभाता है। जो फाइनल अथॉरिटी होती है फॉर जजमेंट वो सुप्रीम कोर्ट की ही होती है। किसी भी संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवादों का उठना स्वाभाविक है। इन विवादों को हल करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है। इसे मौलिक क्षेत्राधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इन मामलों को केवल सर्वोच्च न्यायालय ही हल कर सकता है। इनकी सुनवाई न तो उच्च न्यायालय और न ही अधीनस्थ न्यायालयों में हो सकती है। अपने इसी अधिकार का प्रयोग कर सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल विवादों को सुलझाता है बल्कि संविधान में दी गई संघ और राज्य की सरकारों की शक्तियों की व्याख्या भी करता है। बहुत खूबसूरत चीज, क्या वही चीज जो हमने समझा कि इसका जो वास्तविक क्षेत्राधिकार है वो दो राज्यों के बीच के विवादों को सुलझाएगा, केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद हुआ उसको भी सुलझाएगा। और इस प्रकार से न केवल सुप्रीम कोर्ट उन विवादों को सुलझाता है, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करता है, इन्हीं के वर्डिक्ट्स के माध्यम से, अपनी फैसलों के माध्यम से वो ये भी जो लिमिटेशंस हैं इन स्टेट्स की, सेंटर्स की, जो उनकी अपनी शक्तियों की सीमाएं हैं, उनको भी हाईलाइट करता है कि दिस इज योर ज्यूरिडिक्शंस, आप इसी के अंदर काम कीजिए। तो उनकी अपनी स्थिति को भी हाईलाइट कर देता है ताकि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें अपनी अपनी शक्तियों से ही काम करें, वो दूसरे की शक्ति में, दूसरे की जिम्मेदारियों का उल्लंघन न करें, अपनी सीमा का उल्लंघन न करें। अब आ जाइए रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। अभी जब फंडामेंटल राइट आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में और डिटेल में पढ़ेंगे कि आर्टिकल 32 सेज कि वन कैन कंप्लेन डायरेक्टली इन सुप्रीम कोर्ट इफ ही हैज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, सीधा सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसको रेमेडीज देने के लिए 5 तरीके के रिट्स जारी करता है। हमने ये बात पहले भी समझी है, वो हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, को वारंटो, ये सारे रिट, सर्चुरारी, प्रोहिबिशन, ये 5 रिट हैं जो जारी करता है। तो रिट जारी करने का अधिकार भी केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को होता है। सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के हिसाब से और हाई कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 226 के हिसाब से। तो आइए देखेंगे क्या कहता है। ये कह रहा है कि जैसा कि आपने मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में पढ़ा कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है। उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं।
लेकिन जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके पास विकल्प है कि वो चाहे तो उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इन रिटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या ना करने का आदेश दे सकता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब आ जाइए अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपील करना क्या होता है? आप देखें, अपील करना होता है जैसे मान लीजिए कि आपको कोई शिकायत है, पहले आपने वो निचले लेवल पर शिकायत की, अब वहां से शॉर्ट आउट नहीं हो रहा है तो फिर आप एक अपर लेवल पर जाके शिकायत कर रहे हैं। तो ऐसी शिकायत जो कहीं निचले लेवल पे की जा चुकी है और फिर वो अपर अथॉरिटीज के पास गया है, इसको अपील करना कहते हैं। डायरेक्ट अपर अथॉरिटी के पास चला गया तब तो वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होता, वास्तविक क्षेत्राधिकार होता। लेकिन वो निचली अथॉरिटीज, निचली अदालतों के माध्यम से अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो इसी को अपील करना कहते हैं। आइए देखते हैं किताब क्या कहती है। ये कह रही है कि सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है, मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी है फॉर अपील। इसको अपीलेट ज्यूरिडिक्शंस भी बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट का। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वो मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है। ठीक है, बिल्कुल। अपील करना मतलब हाई कोर्ट के निर्णय से असंतुष्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस कर सकता है, उसको अपील कर सकता है, बशर्ते हाई कोर्ट निर्णय देते वक्त ये कहे कि ये मुकदमा इस लायक है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए। अब जैसे छोटे छोटे अस्पताल हैं, वो एम्स में रेफर कर देते हैं, वो तभी रेफर करते हैं जब उनको लगता है कि इस बीमारी को दूर करने के लिए जो इक्विपमेंट, जो रिसोर्सेस चाहिए वो हमारे पास नहीं है। अब पता सर्दी जुकाम है, वो रेफर कर दे तो एम्स भी डांटेगा, ये तुमसे ठीक नहीं हो पा रहा था, हमारे पास वैसे ही भीड़ है, ये भी भेज दिया हमारे पास। इसी तरीके से कोर्ट भी ये डिसाइड करता है कि ये मुकदमा वाकई सुप्रीम कोर्ट जाने लायक है या नहीं। अब पता चला आप बिना हेलमेट के चलान हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ोगे? नहीं, ऐसे नहीं। हर मुकदमे की अपनी एक स्थिति होती है। निचला कोर्ट ही ये बताता है फैसला देते वक्त कि ये मुकदमा आप अपर कोर्ट में अपील कर सकते हैं या नहीं। तो यहां यही कह रहा है कि किसी भी प्रकार पे, आइदर वो फौजदारी मुकदमा हो, दीवानी मतलब क्रिमिनल केसेस हो, या सिविल केसेस, किसी भी प्रकार का मुकदमा हो, वो हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, बशर्ते हाई कोर्ट ने यह कहा हो कि ये सुप्रीम कोर्ट में ले जाने लायक है। अच्छा, अर्थात उसे संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई गंभीर मामला उलझा है। अगर फौजदारी के मामले में निचली अदालत किसी को फांसी की सजा दे दे तो उसकी अपील सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में की जा सकती है। यदि किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय अपील की आज्ञा ना दे तब भी सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति है कि वो उस मुकदमे की में की गई अपील को विचार के लिए स्वीकार कर ले। मतलब कई बार हो सकता है कि हाई कोर्ट ना कहे कि नहीं, ऊपर जाने अपील नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बॉस है, हाईएस्ट अथॉरिटी, और हमने समझा है वो एकीकृत है, ये अलग अलग यूनिट नहीं है, वो बॉस है, तो वो ये कह सकता नहीं नहीं कोई बात नहीं, लाने दो, हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्दों को दोबारा जांच करेगा। यदि न्यायालय को लगता है कि कानून या संविधान का वह अर्थ नहीं है जो निचली अदालतों ने समझा, तो सर्वोच्च न्यायालय उसके निर्णय को बदल सकता है। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि निर्णय देते वक्त निचली अदालत ने अलग अर्थों में संविधान को समझ लिया है, इसको इस तरीके से नहीं समझा जाना चाहिए था, तो फिर वहां सुप्रीम कोर्ट ऐसे डिसीजंस ले सकता है, वो निचली अदालत के फैसले को पलट भी सकता है तथा इसके साथ उन प्रावधानों की नई व्याख्या भी दे सकता है। मतलब जिस आधार पे किया गया है, जिन आधार पे, जिन आर्टिकल, जिन एक्ट्स पे, वो जिन प्रोविजंस के आधार पर वो डिसीजन दे रहा है, वर्डिक्ट दे रहा है, उसकी नई व्याख्या भी कर सकता है। उच्च न्यायालय को भी अपनी निचली अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपीलीय क्षेत्राधिकार है। मतलब सेम अपीलेट ज्यूरिडिक्शन इवन हाई कोर्ट हैव, मतलब हाई कोर्ट के पास भी ये अपीलीय क्षेत्राधिकार होते हैं, निचली अदालतों के फैसले वो सुन सकता है। अब आ जाइए सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शंस। क्या कह रहा है ये? एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शंस में मौलिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है। प्रेसिडेंट को ये दे सकते हैं। क्या कहता है ये? इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। ये आप लोग का काम है, ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है जरा ढूंढ के बताइएगा। अभी अगर मतलब आपको पता है तो कमेंट कीजिए।
कि प्रेसिडेंट कैन टेक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, दिस इज मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद के तहत संविधान राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सके। ठीक है, बहुत बढ़िया, जवाब आने भी लगे। तो लेकिन ना तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी विषय पर सलाह देने के, अच्छा क्या है ये, सर्वोच्च न्यायालय के पास क्या है, भारत के राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या संबंधी किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकता है। मतलब राष्ट्रपति चाहेगा तो वो एडवाइस मांग सकता है, लेकिन ना तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने को। फिर भी सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श देने की शक्ति का क्या उपयोगिता है? तो ये कह रहा है कि राष्ट्रपति एडवाइस मांग लेता है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन ना तो सुप्रीम कोर्ट बाउंड है एडवाइस देने के लिए, ना राष्ट्रपति उनकी एडवाइस मानने के लिए बाउंड है। तो प्रश्न है फिर इस शक्ति का मतलब क्या हुआ? इसकी दो मुख्य उपयोगिताएं। पहली, इससे सरकार को छूट मिल जाती है कि किसी महत्वपूर्ण मसले पर कार्रवाई करने से पहले वो अदालत की कानूनी राय जान ले। ठीक है, उसके जो उसको लेजिटिम, वो सारी जो भी काम कर रही है वो लेजिटिमेट है या नहीं है, कानून क्या कहता है, ये सारी बातें जानने का एक मौका मिल जाता है गवर्नमेंट को इस माध्यम से। इससे बाद में कानूनी विवाद से बचा जा सकता है, मतलब बाद में कोई इसकी लेजिटिमेसी पे सवाल नहीं उठाएगा, इसकी वैधानिकता पे सवाल नहीं उठाएगा। दूसरी वजह यह है कि सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर सरकार को अपने प्रस्तावित निर्णय या विधेयक में समुचित संशोधन कर सकती है। अगर कोई ऐसी चीज है जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को का किसी तरीके का वॉलेशन कर रही है या किसी भी तरीके की कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है उनके उस पॉलिसी से, उस कानून से, तो वो उसमें भी सुधार करने का एक अवसर मिल जाता है सरकार को, अगर उन्होंने न्यायपालिका से सलाह ले लिया तो। अनुच्छेद 137 उच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णयों या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति होगी। अनुच्छेद, अच्छा कुछ आर्टिकल हैं, अब ये कुछ नए आर्टिकल हैं, ये सारे आपको बहुत क्लियर होने चाहिए। आर्टिकल 137 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति होगी। मतलब हाई कोर्ट कैन रिव्यू हिज ओन जजमेंट्स। ठीक है, वो अपने निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है, आर्टिकल 37 ये कहता है। और आर्टिकल 144 क्या कहता है? 144, भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। यानी जो भी, चाहे वो क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड हो या सिविल केसेस के मामले हो, तो जो भी मतलब जो ये सिविल प्राधिकारी हैं वो उच्चतम न्यायालय की सलाह से ही काम करेंगे। जो एडवाइस दे दी वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, उसका वॉलेशन नहीं करेंगे। यानी एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी कंसीडर एज अ लॉ फॉर द सबऑर्डिनेट कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं वो निचली अदालतों के लिए एक तरीके से कानून होते हैं। अच्छा, पिछले पृष्ठ पर दिए गए अनुच्छेदों को पढ़ें। ये अनुच्छेद हमें भारत के न्यायपालिका की एकीकृत प्रकृति और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को समझने में मदद करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भारतीय भूभाग के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। मैंने वही बताया कि जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी कंसीडर एज अ लॉ फॉर द सबऑर्डिनेट कोर्ट। जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेगा वो निचली अदालतों के लिए कानून होगा। ठीक है, उसके द्वारा दिए गए निर्णय संपूर्ण देश में लागू होते हैं। नो वन कैन वॉलेट दीज जजमेंट्स एंड वॉलेशन ऑफ दीज जजमेंट शुड बी कंसीडर्ड एज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इन निर्णयों का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, और यदि किसी ने ऐसा किया तो वो कोर्ट की अवमानना, न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट उसके लिए दंडित भी कर सकता है। ओके, सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने निर्णयों से बाध्य नहीं है और कभी भी उसकी समीक्षा कर सकता है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के मामले में स्वयं ही देखता है। मतलब कि एक प्रश्न ये पूछा भी गया है कि हु कैन चेंज द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कौन चेंज सकता है? सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर जजमेंट इन आवर कंट्री। हमारे देश में सर्वोच्च संस्था है, कौन निर्णय चेंज कर सकता है? तो यू कैन से प्रेसिडेंट कैन चेंज द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 3072 सेज दिस कि जो 72 है, अनुच्छेद 72 है, वो कहता है कि राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड मामलों में। अदरवाइज हु कैन चेंज, कौन कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कौन चेंज करेगा? खुद सुप्रीम कोर्ट।
ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन चेंज देयर डिसीजंस। यही बात ये कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय स्वयं अपने निर्णयों से बाध्य नहीं है, वो चेंज कर सकता है। आप जब आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल पढ़ेंगे तो विवाद हुआ कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। इन 1960 बेरूबारी केस, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना। बाद में 1973 एक दूसरा केस आता है, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने निर्णय को चेंज कर दिया और क्या कहा, यस प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का भाग होगी। तो यानी अपने ही निर्णय को चेंज करने का अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट खुद के पास। ठीक है, इसी को पुनर्विलोकन कहते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना, हाँ, अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी तो इस मामले को भी देखने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास ही होगा। क्लियर है? ओके, अब आ जाइए, ये सारे कुछ एक्सरसाइजेस हैं, जरूर कर लीजिएगा। अब आ जाइए जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता, ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, निबंध आ चुके हैं, एसेज वगैरह आए हैं इस पे, तो समझ लेते हैं। अभी क्लासेस में तो हम इसको कई आयाम इसके डिस्कस करते हैं, लेकिन एक बार इस पुस्तक के माध्यम से एनसीईआरटी में क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि क्या आपने न्यायिक सक्रियता अथवा जनहित याचिका के बारे में सुना है? आजकल न्यायपालिका पर चर्चा में इन दोनों शब्दों का अक्सर प्रयोग होता है। अनेक, मतलब चाहे पब्लिक लिटिगेशन हो या जो जनहित याचिका है, ठीक है, या जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, न्यायिक सक्रियता, चर्चा वाले शब्द हैं ये। अनेक लोगों का मानना है कि इन दोनों में न्यायपालिका के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें पहले से अधिक जनोन्मुखी बना दिया गया है। जनोन्मुखी मतलब जनता के लिए उन्मुख, यानी जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल, जनता की जिम्मेदारी उठाने लायक। ठीक है, अब जो इनके काम हैं वो जनता के हितों का ज्यादा ख्याल रखते हैं जब वो इन दो टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चाहे वो न्यायिक सक्रियता हो या लोकहितवाद हो। ठीक है, जनहित याचिका जिसको आप कहते हैं, पब्लिक लिटिगेशन। अब ये क्या है, तो इससे और ज्यादा ये जनता से जुड़ती है। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका है, सोशल एक्शन लिटिगेशन। ठीक है, तो इसी को पीआईएल भी कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसी को पीआईएल बोलते हैं। ये सामाजिक व्यवहार याचिका, सोशल एक्शन लिटिगेशन रही है। आखिर जनहित याचिका है क्या, कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई? कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। इसका मतलब यह है कि अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर या किसी विवाद में फंसने पर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। कहने का मतलब ये कि जनरली हमारा कोर्ट कैसे काम करता है, वो तब तक ये नहीं मानता कि कोई अपराध हुआ है जब तक आप उसकी शिकायत ना करें। और न्याय पाने का अधिकार उसी को है जो उसको न्याय चाहिए। जब तक आप न्याय मांगेंगे नहीं तब तक ये मानते हैं कि कोई अपराध हुआ नहीं, कोई शोषण हुआ नहीं। आपके घर में चोरी हुई, आप एफआईआर मत लिखवाइए, तो ये मानना जाएगा कि आपके घर में चोरी नहीं हुई, तो आपको न्याय मांगने जाना पड़ेगा। तो व्यक्ति न्याय मांगे तभी तो उसको न्याय मिलेगा। तो ये है कि हर व्यक्ति दरवाजा खटखटा सकता है। 1970, हालांकि ये संभव नहीं है सबके लिए, वही बात ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं, ये कह रहा है कि 1979 में इस अवधारणा में बदलाव आया। 1969 में इस बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिससे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरों ने दाखिल किया था। क्योंकि इस मामले में जनहित से संबंधित एक मुद्दे पर विचार हो रहा था, अतः इसे और ऐसे ही अन्य अनेक मुकदमों को जनहित याचिकाओं का नाम दिया गया। कहने का मतलब कि कई बार आप अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार की शिकायत नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर किसी अन्य व्यक्ति ने आपके खिलाफ हो रही दिक्कतों की शिकायत की सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट उसको भी कंप्लेंट के रूप में कंसीडर करता है। खास करके तब जब वो सामूहिक हितों का प्रश्न हो, लोक हितों का प्रश्न हो, तो इन सारी शिकायतों को कंसीडर करना शुरू किया और उन्हीं को जनहित याचिका नाम दिया गया।
उसी समय सर्वोच्च न्यायालय ने कैदियों के अधिकार से संबंधित मुकदमे पर भी विचार किया। इसमें ऐसे मुकदमों की बाढ़ सी आ गई जिसमें जन सेवा की भावना रखने वाले नागरिकों तथा स्वयंसेवी संगठनों ने अधिकारों की रक्षा, गरीब के जीवन और बेहतर बनाने, पर्यावरण की सुरक्षा और लोकहित से जुड़े अनेक मुद्दों पर न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग की। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन हो गई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखेंगे नंबर्स ऑफ केसेस ऐसे हैं, आपने अभी पिछली क्लास में पढ़ा भी था कि कैसे एक व्यक्ति जो 17 साल की उम्र में अरेस्ट होता है और बिना मुकदमा चले 77 साल तक वो जेल में रहता है, और ऐसी संख्याएं बहुत हैं। तो कई बार वो जेल में है, वो उतने समर्थ नहीं है, तो वो अपने लिए न्याय की मांग नहीं कर सकते। तो कई बार ये सोशल सर्विस करने वाले लोग हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जनहित याचिकाओं को डालती हैं, और ये जनहित याचिकाओं के माध्यम से कोर्ट इन्वॉल्व हो सकता है उन तमाम सारे एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर में। और यही जनहित याचिका एक बहुत बड़ा टूल हो गई जो जुडिशियल एक्टिविज्म को एक्टिव करने में मददगार होती है। अच्छा, किसी के द्वारा मुकदमा करने पर उस मुकदमे पर विचार करने की बजाय न्यायपालिका ने अखबार में छपी खबर और डाक से प्राप्त शिकायतों को आधार बनाकर उन पर विचार करना शुरू कर दिया गया। ये भी बहुत अमेजिंग चीज है कि किसी ने कंप्लेन किया नहीं, बस लगातार एक न्यूज छप रही है अखबार में, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कंसिडर किया एज अ कंप्लेन। ये शिकायत है, लोग शिकायत कर रहे हैं। आखिर ये न्यूज अगर एक ही समस्या के बारे में बार बार आ रहा है तो कोर्ट ने उसको भी कंसीडर किया एज अ कंप्लेन। तो इस तरीके की चीजें भी जनहित मतलब उसकी जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उसको बढ़ाया और इसकी एक नई भूमिका सामने लेकर आता है। फिर आइए कुछ आरंभिक जनहित याचिकाएं, कुछ जो इनिशियल पीआईएल्स थे वो क्या थे। 1979 में 1979 में समाचार पत्रों में विचाराधीन कैदियों के बारे में कुछ खबरें छपी। बिहार की जेलों में कैदियों की काफी लंबी अवधि से बंदी बनाकर रखा जा रहा था, जिन अपराधों के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था, यदि उसमें उन्हें सजा हो जाती तो भी वे उतनी लंबी अवधि के लिए कैद नहीं किए जा सकते थे। मतलब ऐसे बड़े सारे कैदी, मान लीजिए कोई पॉकेट मारने के लिए पकड़ा गया 6 महीने तक, 6 महीने मैक्सिमम सजा है, सपोज एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। अब पता चला उसको 2 साल तक रखे, मुकदमा ही नहीं चल रहा है। अगर उस पर सजा भी हो जाती तो भी उसको 6 महीने से ज्यादा सजा नहीं होती, लेकिन मुकदमे के इंतजार में उसने 2 साल बिता दिया। ये तो गंभीर अन्याय है। ठीक है, तो ऐसा ही कई सारी घटनाएं आई। तो इस खबर को आधार बनाकर एक वकील ने की याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने मुकदमा चला। यह पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। इस मुकदमे को हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सब छोटे छोटे फैक्ट्स हो सकते हैं, खास करके अगर आप बीपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है। अब आइए 1980 में तिहाड़ जेल में एक बंदी ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कृष्णा अय्यर को एक पत्र भेजा। इसमें बंदियों को दी जाने वाली शारीरिक यातनाओं का वर्णन किया गया, जो टॉर्चर वगैरह करते थे। न्यायाधीश ने उसे ही एक याचिका मान लिया, मतलब एक पत्र लिखा था, उस पत्र को ही उन्होंने कंप्लेन कंसीडर किया। यद्यपि बाद में न्यायालय ने पत्रों को याचिका के रूप में स्वीकार करने की प्रथा समाप्त कर दी। इतने सारी चिट्ठियां आने लगी होंगी, लेकिन यह मुकदमा सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 के नाम से शुरुआती जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय ने अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया। शुद्ध हवा, पानी और अच्छा जीवन पाना पूरे समाज का अधिकार है। न्यायालय का मानना था कि आप पढ़ेंगे ये आर्टिकल 21 वही वो आर्टिकल है जिसने इन सारी चीजों के लिए एंट्री दी, संविधान के माध्यम से और मजबूत किया कि जो जीवन जीने की आजादी है, और जीवन कैसे, ऐसा जीवन जिस पर आप गर्व कर सकें, लाइफ विद डिग्निटी। और इस एक चीज ने आर्टिकल 21 के दायरे को बहुत इमेंसली इंक्रीज किया, बहुत ज्यादा बढ़ाया। ठीक है, बहुत सारे पीआईएल उसी के आधार पर हैं। पर्यावरण वगैरह को भी आप देखिए, बड़े शहरों में ये सारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसमें सीएनजी वगैरह इन्वॉल्व कर दिया गया। सारी फैक्ट्रियों को शहरों से बाहर निकाल दिया गया, तेज हॉर्न पे बैन लगा दिया गया, रात में आप डीजे नहीं बजा सकते। ये सब उसी का विस्तार है। तो न्यायालय का मानना था कि समाज के सदस्य के रूप में अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्तियों को इंसाफ की गुहार लगाने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त 1980 के बाद जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायपालिका ने उन मामलों में भी रुचि दिखाई जहां समाज के कुछ वर्गों के लोग आसानी से अदालत की शरण नहीं ले सकते थे। तो
तो ठीक है कि वी हैव फंडामेंटल राइट्स, दैट इज आवर इंडिविजुअल राइट्स, तो वी कैन ग्रो इंडिविजुअली। लेकिन ये भी सच है कि हमारे देश में ऐसी बड़ी सारे समुदाय हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास इतनी क्षमता नहीं है, दे आर नॉट कैपेबल टू रीच सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट तक शिकायत नहीं कर सकते। तो ये जो पीआईएल वगैरह है, एक बड़ा माध्यम मिला उनको भी न्याय दिलाने का। देखिए, गरीब, जरूरतमंद और गरीब लोगों की ओर से याचिकाएं दायर करने की इजाजत दे दी इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, ये बात जरूर याद रहे कि गरीबों की समस्याएं ऐसे लोगों की समस्याओं से गुणात्मक रूप से अलग हैं जिन पर अब तक अदालत का ध्यान रहा है। जाहिर है, गरीबों के प्रति इंसाफ का अलग नजरिया अपनाने की जरूरत है। यदि हम गरीबों के मामले में आंख मूंद कर इंसाफ की कोई प्रतिकूल प्रक्रिया अपनाते हैं तो वो कभी भी अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। न्यायमूर्ति भगवती बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिए हैं इन जज साहब ने। यहाँ यहाँ बेसिकली आप जब आर्टिकल 14 पढ़ेंगे जो भगवती साहब ने कहा, तो आर्टिकल 14 आप पढ़ेंगे, आप पाएंगे वहां दो पद हैं आर्टिकल 14 में, दो बातें कहता है, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधि के समान, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो एवरीबडी विल बी इक्वल बिफोर लॉ, इट्स ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात में, सभी लोग कानून के आगे बराबर हैं। लेकिन कानून भी सबके लिए बराबर होना चाहिए, लोगों की परिस्थितियों में फर्क है, ठीक है। तो इन सारी चीजों पर इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आपने कानून को एक जैसा, सभी को एक समान मान के लगाया तो कई बार वही अन्याय हो जाएगा। हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग है, तो अगर उन परिस्थितियों को कंसीडर नहीं किया गया तो ये दिक्कत हो जाएगी। अब कोई सेना पे, बॉर्डर पे हमारा कोई सैनिक किसी व्यक्ति, किसी टेररिस्ट को अगर मारता है, हम उसको कहते हैं परमवीर चक्र, तो योद्धा है, वॉरियर है। कोई चौराहे पे चला गया, मार दिया, तो हत्यारा है, कातिल है। ये डिफरेंसेस हम कैसे कर पाते हैं? आखिर दोनों ने, दोनों ही सूरतों में एक व्यक्ति ने दूसरे की जान ले ली, लेकिन एक को अवार्ड देते हैं, दूसरे को सजा। ऐसा क्यों? क्योंकि परिस्थितियों में अंतर है। अगर इन परिस्थितियों को निकाल दिया जाए तो क्या हम न्याय कर पाएंगे? तो यही बात ये कह रहे हैं कि देश में जरूरी नहीं कि जो गरीब हैं, तमाम सारा वंचित वर्ग है, वो उनको वैसे ही कंसीडर किया जाए जैसे अन्य सक्षम लोगों को कंसीडर किया जाता है। तो इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी है। ओके, अब यहां कुछ होमवर्क है, जरूर देख लीजिएगा। अब आइए, न्यायिक सक्रियता का हमारी राजनीति व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा। इससे न केवल व्यक्तियों बल्कि विभिन्न समूहों को भी अदालत जाने का अवसर मिला। इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया और न्यायपालिका उत्तरदायी बनने पर बाध्य हुई। चुनाव प्रणाली को भी इससे ज्यादा मुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया गया। जाहिर है, ऑब्वियसली पॉलिटिकल सिनेरियो पर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा, लोग इसके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं। न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति, आय और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथ देने का निर्देश दिया, जिससे लोग सही जानकारी के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें। जनहित याचिकाओं की बढ़ती संख्या और सक्रिय न्यायपालिका के विचार का एक नकारात्मक पहलू भी है। ये सारे तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हमने कंसीडर किए। अब इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स पर भी नजर डालें। यही सही अप्रोच है चीजों को देखने का, और आपको यही सीखने की आवश्यकता है। जब तक आप ऐसे फ्रंट पर देखेंगे तो आपको सामने की चीजें दिखेंगी, कई बातें बिहाइंड द सीन भी होती हैं। तो अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो आपको ये हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, इस अस्तित्व से आप मतलब रूबरू ही नहीं हो पाएंगे। तो जरूरत क्या है कि अपनी पोजीशन को लाके यहां खड़ा कीजिए कि आप दोनों ही पक्षों की बात समझ पाए, ताकि आप एक सही निर्णय ले पाए, न्याय कर पाए। तो यहां भी ये बात, ये अप्रोच बहुत जरूरी है, खास करके when you supposed to be a part of this system, you supposed to be an IAS ऑफिसर, PCS ऑफिसर। तो ये जो प्रकृति आपको अपने अंदर एनहांस करने की जरूरत है, इस नेचर को और ज्यादा नरिश करने की जरूरत है कि आप टोटलिटी से चीजों को समझें, एक पक्षीय बात ना करें। जनरली आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब आपके विचारों को प्रभावित करते हैं, लेकिन अगर आपकी हैबिट रहेगी कि आप सभी पहलुओं पर ध्यान दें तो आप ज्यादा न्याय सम्मत बातें कर पाएंगे। जरूर इन बातों को अपनी हैबिट में लेकर आइए। तो आप देखिए, इतने सारे बेनिफिट्स बताने के बाद अब हमको बात करनी है कि इसके जुडिशियल ये सक्रियता है, जो न्यायिक एक्टिविज्म है, मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म है, न्यायिक सक्रियता है, तो इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। वो क्या?
इससे न्यायालयों में काम का बोझ बढ़ा है ऑब्वियसली। ठीक है, ये तो बड़ा स्वाभाविक है कि अगर सभी मुद्दों को इस तरीके की शिकायतों को भी कंसीडर करेगा तो मुकदमों की संख्या बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर बोझ बढ़ा है। दूसरी, न्यायिक सक्रियता। अच्छा, ये नेगेटिव पॉइंट क्यों है बोझ बढ़ना? भाई काम तुम्हारा वही वही काम दे दिया तो बोझ क्यों बढ़ा है? तो उसके तमाम सारे फैक्टर हैं। नंबर ऑफ जजेस वो थोड़े से और होने चाहिए, कोर्ट और होने चाहिए, उनकी अवेलेबिलिटी और होने चाहिए। तो मतलब काम बढ़ गया, टूल्स कम है, तो फिर वहां से दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ओके, तो फिर दूसरे, न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच का अंतर धुंधला हो गया है। जिस सेपरेशन की हम बात कर रहे थे, वो सेपरेशन वाली लाइन कई बार धुंधली सी नजर आती। कई बार ये जुडिशियल मतलब जुडिशरी आपको लेजिस्लेचर के मामलों में हस्तक्षेप करता हुआ दिखाई देता है, कई बार एग्जीक्यूटिव बॉडी के मामलों में वो इन्वॉल्व पाया जाता है। तो ऐसा लगता है कि वो जो सेपरेशन ऑफ पावर्स थी, कहीं ना कहीं उसका वॉल्यूशन हो रहा है। कई सारे विवाद भी हैं इस पर, हम पढ़ेंगे क्लासेस में जब इसको कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। अच्छा, न्यायालय उन समस्याओं में उलझ गया जिसमें कार्यपालिका को हल करना था। ये एक बड़ी चीज, जो सेपरेशन ऑफ पावर जिस भाव से रखा गया था हमारे संविधान में, उसका उल्लंघन हुआ कई बारी, क्योंकि इस पीआईएल के माध्यम से अपने सर पे कुछ एक्स्ट्रा बर्डन कोर्ट ने ले लिया। वो काम जो एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, अब वो जुडिशरी उसको टैकल कर रही थी। तो ऑब्वियसली एक तो इनके ऊपर बोझ बढ़ा और दूसरे कार्यपालिका के कामों में भी हस्तक्षेप होना शुरू हो गया। उदाहरण के लिए, वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना या चुनाव सुधार करना वास्तव में न्यायपालिका के काम नहीं है। सभी लोग एग्री होंगे इस बात से। ये सभी कार्य विधायिका की देखरेख में प्रशासन को करना चाहिए। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि न्यायिक सक्रियता से सरकार के तीनों अंगों के बीच पारस्परिक संतुलन रखना बहुत मुश्किल हो गया है। लोकतांत्रिक मतलब ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, वो उसी सेपरेशन ऑफ पावर्स को डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन का आधार यह है कि सरकार का हर अंग एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का सम्मान करे। न्यायिक सक्रियता से इस लोकतांत्रिक सिद्धांत को आघात पहुंच सकता है। ठीक है, बहुत सारे जानकार हैं जो इस नजरिए से भी इसको देखते हैं। ठीक है, यहां कुछ आपको एक एज्यूम करके विचार करने के लिए जरूर देखिएगा। अब आइए, न्यायपालिका और अधिकार। हम पहले ही देख चुके हैं कि न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया। गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट है, आपने समझा। संविधान ऐसी दो विधियों का वर्णन करता है जिससे सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा कर सके। पहला, ये अनेक रिट जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि जारी करके मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है। अनुच्छेद 32, हमने ये बहुत डिटेल में समझा है इसको। ठीक है, उच्च न्यायालय भी ऐसे ही रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 के अनुसार, ये भी बात हमने समझी है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है। अनुच्छेद 13, आप खासकर की मौलिक अधिकारों के संदर्भ में यह बात कही जाती है कि स्टेट कैनॉट मेक सच काइंड ऑफ लॉ विच विल बी रीजन टू वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और वॉलेट देम। मतलब ऐसा कोई मतलब या उनकी ऐसा कोई शक्ति, ऐसा कानून नहीं बना सकता लेजिस्लेचर जो मौलिक अधिकारों की शक्तियों में कमी करे या उनका उल्लंघन करे। तो जो नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकार हैं उनको भी ये संरक्षित सुरक्षित करता है। तो ये दो आर्टिकल, मतलब दो क्या तीन आर्टिकल तो सीधा रिलेशन हो गए नागरिक और नागरिकों के अधिकार और न्यायपालिका से। ये दोनों प्रावधान एक और सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकार के संरक्षक तथा दूसरी ओर संविधान के व्याख्याकार के रूप में स्थापित करते हैं। उपयुक्त प्रावधानों में दूसरा प्रावधान न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करना है। सर्वोच्च न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संभवतया न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, जुडिशियल रिव्यू जिसको कहते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता जांच कर सकता है और यदि वो संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो न्यायालय उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। यानी क्योंकि कोर्ट मतलब जुडिशरी हैज अ पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। तो लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए किसी कानून को वो सुप्रीम मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के
फिल्टर से गुजारता है। तो अगर कोई भी कानून ऐसा मिलता है जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है, तो उसे वो गैर संवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब असंवैधानिक घोषित कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा, द वर्ड जुडिशियल रिव्यू इज नॉट मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एनीवेयर। कहीं कहीं भी इस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन भारत में संविधान लिखित है और इसमें दर्ज है कि मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को निरस्त कर सकता है। आर्टिकल 13 यही बात कहता है। इन तथ्यों के कारण भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द का प्रयोग न होने पर यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त हो गई। ये लीजिए, क्योंकि दिस वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जुडिशियल रिव्यू का भी अधिकार अपने आप न्यायपालिका के पास चला गया। ठीक है, तो इसके अलावा हमने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अध्ययन करते समय देखा कि संघीय संबंधों के मामलों में भी सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यानी फेडरल सिस्टम को भी जब वो एग्जामिन करता है, स्टेट की पावर्स, सेंटर के पावर्स, इन सारी चीजों को भी देखकर वो ऐसे कानून को फिल्टर कर सकता है जो फेडरल सिस्टम को चोट पहुंचाते हो, तो वहां भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का इस्तेमाल हो जाता है। ऐसा करके वो किसी भी कानून को संविधान में निहित शक्ति के बंटवारे की योजना के विरुद्ध होने से रोक सकता है। यानी जो संविधान में जो व्यवस्था की गई है केंद्र और राज्य के बीच में कैसे शक्तियों का बंटवारा होगा, चाहे वो उनकी विधिक शक्तियां हो, विधि बनाने संबंधित, या आर्थिक या एग्जीक्यूटिव पावर्स हो, तो इन सब को वो उसमें रोक लगा सकता है। मान लीजिए केंद्र सरकार कोई कानून बनाए और कुछ राज्यों को ऐसा लगे कि इस कानून का विशेष तो राज्य सूची में है, तब वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और यदि न्यायालय ने उनसे सहमत हो तो वो उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। आप ये जानते हैं, हमने पहले ही पढ़ा है कि 7वीं अनुसूची में 3 विषयों का उल्लेख है, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये कह रहा है कि सपोज कि पार्लियामेंट ने किसी ऐसी सूची, ऐसे विषय पे कानून बना दिया जो राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है तो ये तो राज्य विधानसभाओं को बनाने का अधिकार है, पार्लियामेंट का तो अधिकार ही नहीं है। अगर पार्लियामेंट ने बना दिया और राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट इन राज्य सरकारों की बात से सहमत है, तो वो केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधानिक घोषित कर देगा। ठीक है, पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा ऐसे किसी भी कानून का परीक्षण कर सकता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या संविधान में शक्ति विभाजन की योजना के प्रतिकूल हो। यानी वही चीज, या तो शक्तियों का जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उनका वॉयलेशन कर रहा है या फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन कर रहा है, ऐसे किसी भी कानून को वो रिव्यू कर सकता है कोर्ट। रिट जारी करने की और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय को अत्यंत शक्तिशाली बना देती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का मतलब यह हुआ कि न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों और संविधान की व्याख्या कर सकती है। यानी देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि ही कैन मतलब दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। अब संविधान की व्याख्या एक ऐसा टूल है, एक ऐसा माध्यम है सुप्रीम कोर्ट के पास कि ये उसको शक्ति देती है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को वो कॉन्स्टिट्यूशन से फिल्टर करा के देखे। ठीक है, और अगर उसको ऐसा लगता है, ये बात अभी अभी हमने समझा भी, तो वो उन कानूनों की व्याख्या संविधान के नजरिए से कर सकती है। तो यहां कई सारे जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, जानकार हैं, उनका ये मानना है कि इसके द्वारा न्यायपालिका प्रभावी ढंग से संविधान की रक्षा करती है और नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करती है। ठीक है, जो कि सच भी है। जनहित याचिकाओं ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी की है। ये बात आप सारे लोग एग्री होंगे। अब आ जाइए, संसद कानून बनाने और संविधान का संशोधन करने में सर्वोच्च है। कार्यपालिका उन्हें लागू कराने तथा न्यायपालिका विवादों को सुलझाने और यह सुनिश्चित करने में सर्वोच्च है कि क्या बनाए गए कानून संविधान के अनुकूल हैं। इस स्पष्ट कार्य विभाजन के बावजूद संसद और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। मतलब ऑल्दो वी हैव सेपरेशन ऑफ पावर्स, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार न्यायपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका को लेकर टकराहट रही है। हमने तमाम सारे
पॉइंट्स भी पढ़े हैं जो ग्राउंड देते हैं इस तरीके के मतभेदों का। ठीक है, हमने संपत्ति के अधिकार और संसद की संविधान के को संशोधित करने की शक्ति से संबंध में संसद और न्यायपालिका के बीच हुए टकराव का पीछे उल्लेख किया है। आइए इसे एक बार फिर दोहरा लें। संविधान लागू होने के तुरंत बाद संपत्ति के अधिकार पर रोक लगाने की संसद की शक्ति पर विवाद खड़ा हो गया। यानी आप देखिए, हमने अपने प्रेम्बल में प्रॉमिस किया है कि वी विल प्रोवाइड इकोनॉमिकल जस्टिस। इकोनॉमिकल जस्टिस देने की बात हुई, लेकिन उस वक्त मालूम है आपको आजादी के समय कि कैसे बड़े बड़े जमींदार, राज्य रजवाड़े जमींदार थे। अब राज्यों को, सरकारों को डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने थे, सड़कें बनवानी है, रेलवे लाइन, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस, ये सब किसी न किसी की जमीन से तो जाएगी। तो ये सारी चीजें करने के लिए सरकारों ने जमीनों का एक्विजिशन करना शुरू कर दिया। अब ये सारे लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट के साथ, राइट टू प्रॉपर्टी इज आवर फंडामेंटल राइट, वो तो हमारा मौलिक अधिकार है। और आपने पढ़ा है मौलिक अधिकार पढ़ते वक्त कि फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू अस अगेंस्ट द स्टेट। जो मौलिक अधिकार हमको प्राप्त है वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। तो अब सुप्रीम कोर्ट तो जब भी डिसीजन देगा वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ही देगा। तो इससे जो गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे वो बहुत प्रभावित होने शुरू हो गए। तो एक बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट हो गया था संपत्ति के अधिकार को लेकर न्यायपालिका और विधायिका के बीच में, कार्यपालिका के बीच में। अच्छा, न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकता। राइट टू प्रॉपर्टी वाज आवर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 31, तो नहीं कर सकती। संसद ने तब संविधान को संशोधित करने का प्रयास किया, लेकिन न्यायालय ने कहा कि संविधान के संशोधन के द्वारा भी मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। संसद और न्यायपालिका के बीच विवाद केंद्र में निम्नलिखित मुद्दे थे। मतलब वो हटाना चाहते थे, तो शुरुआत में न्यायपालिका ने उसमें भी ऐतराज किया। क्या मुद्दे थे, पॉइंट्स क्या थे? ये कहते थे कि निजी संपत्ति के अधिकार का दायरा क्या है, ये बड़ा डिफाइन होना चाहिए कि क्या जो निजी संपत्ति कितनी होनी चाहिए। ठीक है, हजारों एकड़ जमीन है कई लोगों के पास। मौलिक अधिकारों को सीमित, प्रतिबंधित और समाप्त करने की संसद की शक्ति का दायरा क्या है। आर्टिकल 35 आप पढ़ेंगे कि वो संसद को शक्ति देता है कि वो मौलिक अधिकारों में भी परिवर्तन कर सके। उसका क्या एरिया होगा। संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति, आर्टिकल 368 का दायरा क्या है। क्या संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करे। ये भी एक बड़ा डिस्प्यूट है कि जो नीति निर्देशक तत्व है, जो सोशल प्रोस्पेक्टिव पे काम करता है, क्या वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेशन कर सकता है ऐसे कानून बनाने के लिए जो कि इंडिविजुअल राइट्स के लिए बना है। तो ये सारे बड़े मशहूर विवाद रहे हैं और उस पर बड़े सारे डिसीजन भी आए। ये कुछ कमेंट्स हैं। अच्छा, 1967 से 1973 के बीच ये विवाद काफी गहरा गया। भूमि सुधार कानूनों के अतिरिक्त निवारक नजरबंदी कानून, आर्टिकल 22 में आप ये पढ़ते हैं। नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून, जो आर्टिकल 16 में आपने पढ़ा। सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए निजी संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी नियम और अधिग्रहित निजी संपत्ति के मुआवजे संबंधी कानून आदि ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं जिन पर विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवाद हुए। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया जो संसद और न्यायपालिका के संबंधों के नियमन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। यह है केशवानंद भारती। बहुत बहुत सारे परेशानियों को सॉल्व करने वाला ये केस है। तो केशवानंद भारती मुकदमे के रूप में प्रसिद्ध है। इस मुकदमे में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का एक मूलभूत ढांचा, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक संविधान का एक मूलभूत ढांचा है और संसद सहित कोई भी उस मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ठीक है, यानी ऑल्दो कि पार्लियामेंट हैज अ राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ही कैन नॉट डिस्टर्ब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है कि फंडामेंट जो संविधान के संशोधन का अधिकार है संसद के पास, लेकिन वो मूल धारणा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका जो मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। न्यायालय ने दो और काम किए। संपत्ति के अधिकार के विवादास्पद मुद्दे के बारे में न्यायालय ने कहा कि यह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है और इसलिए उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल ढांचे से संबंधित नहीं है, इसलिए इसको लिमिटेड किया जा सकता है। दूसरा, न्यायालय ने यह निर्णय करने का अधिकार अपने पास रखा कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं। अभी अभी मैंने आपको ये बताया कि यह कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट हैज अ राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट
he cannot violate the basic structure of the constitution. But what will be the basic structure of the constitution? Supreme Court will interpret it. ठीक है, मूल धारणा, मूल ढांचा क्या होगा ये कहीं लिखित नहीं है, समय समय पे संविधान सुप्रीम कोर्ट ही इसको डिफाइन करेगा कि मूल धारणा क्या है। यानी मूल ढांचे को परिभाषित करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद के पास रख लिया। यही निर्णय न्यायपालिका द्वारा संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, जो आपने पढ़ा कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस में है, आता है कि न्यायालय की व्याख्या, संविधान की व्याख्या करे, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है उसका। इस निर्णय ने विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवादों की प्रकृति ही बदल दी। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से 1979 में हटा दिया गया और 1978 में, इनफैक्ट 1978 में बाय 44th अमेंडमेंट, ठीक है, इट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इन 1978 बाय 44th अमेंडमेंट। नाउ दिस इज आवर लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। मतलब संपत्ति के अधिकार को 1978 में ही 44वें संविधान संशोधन के द्वारा निकाल दिया गया। अब ये हमारा कानूनी अधिकार है। अच्छा, फिर भी इन दोनों के बीच विवाद के कुछ बिंदु बचे हैं, मतलब विधायिका और न्यायपालिका के बीच। क्या? जैसे क्या न्यायपालिका विधायिका की कार्यवाही का नियमन और उसमें हस्तक्षेप कर उसे नियंत्रित कर सकती है? क्या जुडिशरी पार्लियामेंट के काम को डिस्टर्ब कर सकती है? क्या संसदीय व्यवस्था में संसद को अपना संचालन खुद करने तथा अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित करने की शक्ति, ऑटोनोमस बॉडी है पार्लियामेंट, वही डिसाइड करती है कि उसको कैसे काम करना है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था में विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर अपने सदस्य को दंडित करने अधिकार है। यानी ये पार्लियामेंट के पास ही अधिकार है कि अगर कोई मेंबर उसके जो स्पेशल पावर्स उसका वॉल्यूशन करता है तो उसको पनिश कर सकती है। जो व्यक्ति विधायिका के विशेषाधिकार हनन का दोषी हो, क्या वो न्यायालय की शरण ले सकता है? सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध स्वयं सदन द्वारा यदि कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है तो क्या वह सदस्य न्यायालय की सुरक्षा प्राप्त कर सकता है? कहने का मतलब कि चूंकि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि अगर उसकी अवमानना होती है या उसके जो विशेषाधिकार है उसका उल्लंघन होता है तो क्या कोई व्यक्ति इस पार्लियामेंट के दिए गए फैसले के अगेंस्ट न्यायालय में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? ये मुद्दे अभी भी सुलझ नहीं पाए हैं और दोनों के बीच विवाद का विषय बने रहते हैं। इसी प्रकार संविधान यह व्यवस्था करता है कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन अनेक अवसरों पर संसद और राज्यों के विधानसभाओं में न्यायपालिका के आचरण पर अंगुली उठाई गई। इसी प्रकार न्यायपालिका ने भी अनेक अवसरों पर विधायिका की आलोचना की है और उन्हें उनकी विधायी कार्यों के संबंध में निर्देश दिए हैं। विधायिका इसे संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के उल्लंघन के रूप में देखती है। मतलब कई बार लेजिस्लेशन ने क्लेम किया है कि साहब ये जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, जो संप्रभु है, वो अपने मर्जी से काम करता है, उसमें हस्तक्षेप माना है विधायिका ने। इन मुद्दों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार के किन्हीं दो अंगों के बीच संतुलन कितना संवेदनशील है और लोकतंत्र में सरकार के एक अंग दूसरे अंग की सत्ता के प्रति सम्मान बरतना कितना जरूरी है। बिल्कुल, ये कुछ होमवर्क है, जरूर देखिएगा इनको। अब आइए कंक्लूजन क्या है, हमने क्या समझा, इस निष्कर्ष पर बात कर लेते हैं। क्या कहती है पुस्तक? ये कह रहा है कि इस अध्याय में आपने अपनी लोकतांत्रिक संरचना में न्यायपालिका की भूमिका का अध्ययन किया है। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच समय समय पर उठने वाले विवादों के बावजूद न्यायपालिका की साख बड़ी है। बिल्कुल, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। आज भी हमारा लास्ट होप हमारी जुडिशरी ही है। न्यायपालिका से कुछ और भी अपेक्षाएं हैं। आम आदमी को आश्चर्य होता है कि किस आसानी से अनेक दोषी लोग न्यायपालिका से बेदाग बरी हो जाते हैं और कैसे धनी और दबंगों के असर में गवाह अपने बयान से मुकर जाते हैं। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में स्वयं न्यायपालिका भी चिंतित है। इस अध्याय में आपने देखा कि भारत में न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली संस्था है। इस शक्ति ने बड़े आश्चर्य और बहुत सी आशाओं को जन्म दिया है। भारतीय न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता के लिए भी जानी जाती है। अनेक निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका ने संविधान की नई व्याख्याएं दी और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की, जैसा कि हमने इस अध्याय में देखा। लोकतंत्र वास्तव में विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक अत्यंत संवेदनशील संतुलन पर आधारित है और इन दोनों को संविधान की सीमाओं के अंदर ही रहकर कार्य करना पड़ता है। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपने देखा है कि किस तरीके से ये तीनों ही
पार्ट बहुत महत्व रखते हैं हमारे लिए। सारी बातें आपने अलग अलग आयामों में डिस्कस की, तो आज के टॉपिक में बस यही इतना। तो अगले टॉपिक को अगली क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज इतना ही करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।